वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया है। तो पॉलिटिक्स में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ है, यूपीएससी एज अ संस्था, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, तो उस चीज़ पे हमें नहीं जाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न है यूपीएससी से रिलेटेड, हमें वो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि अगर हम देखें तो लास्ट ईयर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था यूपीएससी चेयरमैन का, और उनका जो टेन्योर था वो 2029 को ख़त्म होना था, क्योंकि 6 साल का टेन्योर रहता है। तो उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन किया है, तो ये न्यूज़ है। लेकिन हमें यूपीएससी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या प्रोविज़न्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे रिलेटेड हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो यूपीएससी जो है वो किस में आती है, अंडर आर्टिकल जो है 315 से 323, ठीक है, 315 से लेके 323 तक आता है। पार्ट है 14, संविधान का जो भाग 14 है, पार्ट 14 है, उसमें है। और आर्टिकल आपको बताया जैसे 315 से लेकर 323 के बीच में जो है यूपीएससी का प्रोविज़न है। ठीक है, और इसके अलावा ये कैसी एजेंसी है, ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी का होता है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत होता है, वो होता है हमारे आर्टिकल है 316। तो ये आर्टिकल 316, आर्टिकल 316, अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, और इससे जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है उनको हटाने का जो डिसीज़न है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही उनको हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। टर्म क्या होता है, 6 ईयर्स का होता है। और इसके अलावा अंटिल द एज दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, जब तक या तो 6 ईयर्स या तो 65 ईयर्स का रहता है इनका टर्म। इसके अलावा जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड से ऑफ इंडिया से दी जाती है। री अपॉइंटमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यूपीएससी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिगार्डिंग। आपको भी बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप तैयारी करना छोड़ देंगे या पढ़ना छोड़ देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिनिश भी हो जाएंगी। आपको अपने गोल पे फोकस रखना है। ठीक है, जब तक कोई सही जो है परिणाम नहीं आ जाता है, सही रिज़ल्ट नहीं आ जाता, आप किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। तो अभी आपको तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना है, इन रिस्पेक्टिव की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, यूपीएससी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यही सारे प्रोविजंस थे, आपको याद रखने होंगे। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी न्यूज़ में रहती है तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आज है डेट 22 जुलाई और रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण का ऐलान किया है। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू गिव 10% रिजर्वेशन टू फायर वर्डर्स इन द पुलिस रिक्रूटमेंट। तो इसका सही आंसर हमारा था ऑप्शन ए, हरियाणा। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि जब भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो सिर्फ ऑप्शन का नाम मत लिखा करिए, ऑप्शन ए बी सी, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। ठीक है, तो आप जो भी ऑप्शन हुआ करे उसका वो, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन मैंने पूछा है तो आप हरियाणा लिख दिया करिए। ठीक है, ऑप्शन भी लिख दिया करिए कि ये ऑप्शन ए है और इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखा करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में समाचारों में रहा डेविस जलडमरू मध्य किन 2 क्षेत्रों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए है अलास्का और रूस, बी है ग्रीनलैंड और कनाडा, सी है आइसलैंड और नॉर्वे, डी है साइबेरिया और कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी है, ग्रीनलैंड और कनाडा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो है हमारा डेविस स्ट्रेट स्थित है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है। और जो स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनसे रिलेटेड है, कौन कौन से जो है लैंड लॉक कंट्रीज़ है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं ना। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, स्टेट एग्ज़ाम्स में फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। तो इनको ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश किया करिए। और ये ईजी भी रहते हैं, इनकी बहुत जो है ट्रिक्स भी अवेलेबल होती है, तो आप आराम से इनको लर्न कर सकते हैं। 1-2 नंबर आप ज़रूर जो है इससे एनरिच कर पाएंगे। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच डेविस स्ट्रेट में एक माइक्रो कॉन्टिनेंटल
की खोज की है। टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट के कारण लाखों साल पहले बने इस माइक्रो कॉन्टिनेंट में 24 किलोमीटर मोटी महाद्वीपीय परत है, जिसे अब डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंटल नाम दिया गया है। तो ये न्यूज़ में है स्ट्रेट, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, लेकिन सर्दियों में बर्फ़ के कारण इस पर जाना संभव नहीं है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा डेविस स्ट्रेट है वो किसके किसके मध्य है, हमारा ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। अच्छा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है। ठीक है, कौन जो है इस पे अधिकार रखता है ग्रीनलैंड पे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा MVC चेंज क्या है? व्हाट इज़ द MVC चेंज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ऑप्शन ए है द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फेरी, बी है द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल, सी है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो शिप, डी है नन ऑफ द अबव। सी हमारा सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है। तो क्योंकि पहला है, चाहे वो इंडिया के लिए फ़र्स्ट हो, चाहे वो वर्ल्ड के लिए फ़र्स्ट हो, जब भी कोई चीज़ फ़र्स्ट होती है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये याद रखिएगा, MVC जो है क्या है, चेंज क्या है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन की से चलने के लिए ज़्यादा हमारा, जैसे हाइड्रोजन नीति भी आई थी हमारी, तो हम कम से कम चाहते हैं कि जो है पोल्यूशन हो, इसलिए जो है हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं। तो ये याद रखिएगा, MVC चेन दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलती है, जिसे सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग में लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि केवल गर्मी और जल वाष्प उत्सर्जित करते हुए जो वाटर वेपर होता है उसके द्वारा ये 20 समुद्री मील तक गति तक पहुंचती है और पीने योग्य पानी उत्सर्जित करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है और किस मंत्रालय के परिचालन डोमेन के अंतर्गत है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ अंडर द ऑपरेशनल डोमेन ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन जो है सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत है जो हमारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। तो क्रेडिट से रिलेटेड आप मतलब गेस कर सकते हैं कि हमारा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड ही होगा। हाल ही में अधिकारियों ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 6% गैर निष्पादित दर की सूचना दी है। ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं उससे रिलेटेड होता है ये हमारा, और जिसे भारत द्वारा 2020 में कोविड-19 से प्रभावित व्यवसायों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित यह योजना उधारदाताओं को 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च ने ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस के किन 2 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सम्मान प्राप्त हुआ है? विच 2 इंडियन स्पेस scientists received the honor at the Global Space Conference from the prestigious organization Committee on Space Research? ऑप्शन ए है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज, बी है अजय कुमार सूद और पवन कुमार, सी है ललिता ब्राह्म और राजीव गौबा और डी है हमारा अश्विन वासवदा और शर्मिला भट्टाचार्य। उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित कॉस्पार की 45वीं वैज्ञानिक सभा के दौरान प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रही है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कैंप्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू माइनॉरिटी रिफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटका। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है ऐसा कर रही है। राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो आए माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके लिए
भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रही है। सरलीकृत नियम जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देता है। तो ये जो है जिला कलेक्टर जो डीएम होते हैं उनका ये जो है वही नागरिकता प्रमाण पत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द वुमेन्स एशिया कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी है श्रीलंका। महिला एशिया कप 2024 का आगाज आज से दाम्बुला श्रीलंका में हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी। तो ये भी पूछा जाता है कि कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, जिसमें गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। पहला मैच नेपाल और यूएई के बीच खेला जा रहा है, वहीं दूसरा मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। तो ये याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है, श्रीलंका के दाम्बुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है जापान, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी और डी है यूएसए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक जापानी फर्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया है। रिसाइकलिंग बक्सों का इस्तेमाल यहाँ 15 मेट्रो स्टेशन पर प्रिंटर, स्याही की बोतलों सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइकलिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? ये जापान से रिलेटेड है, उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमिशन? ऑप्शन ए है जॉर्जिया मेलोनी, बी है स्वामीनाथन, डी है उर्सुला वॉन डेर लेयन और नन ऑफ दीज। तो ये क्योंकि महिला अपॉइंटमेंट है, ठीक है, और इन्हें री अपॉइंटमेंट है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उर्सुला वॉन डेर लेयन का जो है यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन के रूप में इन्हें फिर से चुना गया है। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है और दूसरे 5 साल के कार्यकाल जो है इनका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से 2 से भारतीयों को बचाया गया है? विद द हेल्प ऑफ विच इंडियन वारशिप वेयर इंडियन रेस्क्यूड नियर द ओमान कोस्ट? ऑप्शन ए INS तेग, बी INS विक्रांत, सी INS दिल्ली और डी INS खुखरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए INS तेग। तो भारतीय युद्धपोत INS तेग की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया है, जिसमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, INS तेग की सहायता से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है हमारा यूनेस्को और डी है IMF। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि आप इनको मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा वैश्विक निगरानी GEM रिपोर्ट 2024 यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। ये शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसमें जितनी भी लाइंस लिखी हैं वो स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछी जा सकती हैं। जो शिक्षा प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रकाश डालता है। पिछले 20 वर्षों में 75% चरम मौसम की घटनाओं के दौरान स्कूल बंद रहे हैं, जिससे 5 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब बताइए, ये एजुकेशन वाला है हमारा, इसको आप डाल सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, आपका बहुत मतलब इनरिच हो जाएगा आंसर। इसके महत्व के बावजूद जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की भूमिका को अक्सर अनदेखा किया गया है। और SDG 4, क्योंकि SDG 4 हमारा शिक्षा से रिलेटेड है, तो यही भी आप हमेशा कोशिश किया करिए कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप SDG से अपना आंसर या तो शुरू करिए, इंट्रो दीजिए या कंक्लूजन में इसको डालिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके आंसर का। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा डेविस जलडमरू मध्य किन 2 क्षेत्रों के बीच में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि करंट का तो काफ़ी आपका हो जा रहा है यहाँ से कवर, है ना। करंट का घटना सार का भी जो है सर पढ़ा रहे हैं, और मैं डेली करंट का पढ़ा रही हूँ। CSAT का भी चल रहा है, आपका RO का जो है पत्र लेखन उससे रिलेटेड भी है। तो अब बारी है आपकी स्टैटिक जो है पोर्शन की, उसको कैसे कवर कराया जाए। मैंने बहुत पहले हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको एक वीडियो डाला था, ठीक है, उस पर काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि UP PCS के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब्जेक्ट वाइज मैंने जो है वो बताया था। अब जो है मैं उन्हीं टॉपिक्स को 5 मिनट सीरीज़ के थ्रू आप जो है कवर करवाऊँगी। ठीक है, तो हर दिन से 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा,
और जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं ही वहाँ पे कवर करवाऊँगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि करंट आपका कवर हो जाएगा, स्टैटिक आपका कवर हो जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा और आई होप कि आप जो है इसे पसंद भी करेंगे। और ये डेली करंट अफेयर का वीडियो होता है, आप प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत जो है मुझे लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये। और कई सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस भी दिखे हैं, तो प्लीज़ जो है इसको लाइक किया करिए और अपने जो भी ग्रुप हैं, आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप इसे शेयर भी किया करिए। मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग खुद कर देंगे, बट आज मैंने बोला है तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक किया करिए। और यही था डिस्कशन आज का। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।